हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में आईटीएफ के। और जैसा बच्चों आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके पहले हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी आईटीएफ की। तो आज का लेक्चर का बेटा सिलसिला वैसे ही आगे बढ़ेगा। हम पहले तो कुछ 3-4 सवाल करेंगे और उसके बाद बेटा हम कुछ बढ़िया से सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डिफाइनिंग होती है अलग अलग इन्वर्स फंक्शंस की। तो आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है बहुत ही बेटा बढ़िया होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले सवाल के साथ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है काफ़ी बढ़िया बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आज का हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है बच्चों, हमको ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बेटा हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 is less than sin of पाई माइनस 1, ठीक है। sin of पाई माइनस 1 is less than sin of cos of 2 पाई माइनस 2। बेटा देखो भयानक सा सवाल है ना, भयानक सा सवाल है, तो घबराने का बेटा बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। अपन ऐसा करते हैं, एक एक ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन सॉल्व करते जाते और चेक करते जाते, क्योंकि ABCD 4 ऑप्शन लिख दूंगा तो मेरे पास सॉल्व करने का जगह ही नहीं बचेगा बोर्ड में। तो पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं कि ये सही है या नहीं। सबसे पहले बेटा अपन निकालते हैं cos इनवर्स 1, इसका वैल्यू निकालते हैं, ये सिंप्लीफाई होके क्या होगा। याद करो बेटा प्रॉपर्टीज, cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स याद करो क्या होता है। अगर मैं cos इनवर्स की बेटा बात करूं तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि cos इनवर्स जो होता है वो -1 से 1 में y = x वाली लाइन होती है, क्योंकि अगर अंदर इन्वर्स फंक्शन होता है तो उसका डोमेन कन्फाइंड होता है, -1 से 1 वाली लाइन होती है बेटा y = x में। याद करो शुरू में जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज के अंदर 12 ग्राफ बताए थे उसमें शुरू के जो 6 ग्राफ थे ये उसमें आता था। तो cos इनवर्स क्या होता है, y = x वाली लाइन होती है -1 से 1 तक, मतलब दिस इज एज गुड एज cos of 1, क्योंकि अंदर वाला cos इनवर्स तो ये पूरा सॉल्व होके 1 ही आएगा, तो दिस इज cos 1। इसके बाद sin of पाई माइनस 1, ये बेटा मेरे पास। तो अब देखो sin इनवर्स sin, या इसको आप पहले सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो, देखो sin इनवर्स अच्छा sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये sin 1 ऐसा लिखा हुआ है, ये बेटा सवाल लिखा हुआ है sin of 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये लिख लिया। अच्छा sin इनवर्स sin 1, sin इनवर्स बाहर है sin अंदर है, तो sin इनवर्स sin 1 में आंसर क्या आएगा, sin इनवर्स sin। याद करो पाई का ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल पहले इवन मल्टीपल बाद में, और आंसर फाइनल -π/2 से π/2 के बीच में। तो sin इनवर्स sin 1 का तो यार आंसर 1 होना चाहिए, sin इनवर्स sin 1 तो आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर मेरा आ रहा है देखो y = x वाली ब्रांच आ रही है और -π/2 से π/2 के बीच में भी है ये, तो दिस इज sin 1, ठीक है। ये बेटा सॉल्व होके आपके पास आएगा sin 1। अच्छा इसके बाद तीसरा हमारे पास लिखा है sin of cos of 2 पाई माइनस 2, ये बेटा लिखा हुआ है। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, sin of cos of अच्छा cos of 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो दिस इज cos 2, ये लिखा हुआ है सवाल मेरे पास, cos of 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, ये लिखा हुआ है। अच्छा cos इनवर्स cos, याद करो cos इनवर्स cos y = x वाली बेटा ब्रांच होती है 0 से पाई तक, तो ये जो 2 है वो ऑफ कोर्स 0 से पाई के बीच में है, तो दिस विल बी साइन ऑफ, ये अंदर वाला पूरा सॉल्व होके 2 आएगा, तो दिस विल बी sin 2। तो पहला वाला आया है cos 1, दूसरा वाला आया है sin 1, तीसरा वाला आया है sin 2। अब आपको बेटा पता है क्योंकि ये 1, 1 और 2 लिखा हुआ है, मतलब ये रेडियन की बात हो रही है ना, ये रेडियन की बात हो रही है। अगर हम
ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर बेटा हम ग्राफ बना के देखें, ग्राफ बना के समझने की कोशिश करें तो ये 0 है, ये 180 डिग्री है जिसको आप पाई भी बोलते हैं। 1 मतलब 57 डिग्रीज के आसपास, 1 रेडियन मतलब 57 डिग्रीज के आसपास। तो अगर 57 डिग्रीज के आसपास की बात हो रही है तो ज़रा आप सोच के देखो कि 45 डिग्री से जब एंगल बड़ा होता है, 45 डिग्री से बेटा जब एंगल बड़ा होता है तो साइन बड़ा होता है और कॉस छोटा होता है। देखो साइन बड़ा होता है, 45 डिग्री के पहले कॉस बड़ा है, 45 डिग्री के पहले कॉस बड़ा है, लेकिन 45 डिग्री के बाद साइन बड़ा है। तो साइन अगर बड़ा है तो कॉस 1 तो छोटा हो गया साइन 1 से, साइन 1 बड़ा है। अच्छा, इसके बाद अगर देखोगे साइन 2, तो बेटा 90 डिग्री तक साइन का जो कर्व है वो इंक्रीज होता जाता है। 90 डिग्री तक देखो साइन का कर्व इंक्रीज होता जाता है और उसके बाद डिक्रीज होना चालू होता है, उसके बाद डिक्रीज होना चालू होता है। ये 1 रेडियन मतलब ये 57 डिग्री के आसपास है, ये 2 रेडियन मतलब ये 114 डिग्री के आसपास है। 2 रेडियन मतलब 114 बेटा डिग्री के आसपास है। तो जरा आप सोच के देखो कि साइन ऑफ 114 डिग्री आप बोलो, साइन ऑफ 114 डिग्री आप बोलो, या आप इसको बेटा साइन ऑफ 66 डिग्री बोलो, बात तो एक ही है। साइन 180 माइनस 66 करोगे तो आ जाएगा ना 114। तो आप देख सकते हैं कि 57 डिग्री से तो बड़ा ही होगा 66 डिग्री, मतलब साइन 2 इनमें सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब बेटा साइन 2 इनमें सबसे बड़ा होगा। तो ये जो रिलेशन देखो दिया हुआ है कि cos 1 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद साइन 1 है और उसके बाद ये साइन 2 है, ये बिल्कुल सही है बेटा। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है दैट इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट बेटा, ठीक है ना। अब हम बेटा बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी भी सेम तरीके का है, ऑप्शन बी में बस थोड़ा सा अंतर था, मैं वो लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन तो यही है cos ऑफ cos इनवर्स 1, उसके बाद है साइन ऑफ cos इनवर्स cos ऑफ 2 पाई माइनस 2। यहाँ पर इसको बेटा अपन चेंज कर देते हैं। सेकंड में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ cos इनवर्स, साइन ऑफ cos इनवर्स और उसके बाद cos ऑफ 2 पाई माइनस 2। ये बेटा मेरे पास लिखा हुआ है सेकंड में। थर्ड में मेरे पास लिखा हुआ है जो इधर पहले लिखा हुआ था, क्लियरली मुझे दिखाई तो दे रहा है, देखो गलत है ये। थर्ड में अपने पास लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स और उसके बाद साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस 1, ठीक है। ये बी ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ये ऑप्शन बी है ना, दिस इज ऑप्शन बी। और इसके बाद एक चीज और लिखी है, इज लेस देन, एक चीज और लिखी है tan ऑफ cot इनवर्स cot 1, cot इनवर्स cot 1, tan ऑफ cot इनवर्स cot 1, ठीक है बेटा। ये आपके पास और एक लिखा हुआ है, इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर बेटा मैं लास्ट वाला भी, चलो ऑल्दो मुझे पता है कि ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। तो ये तो छोटा नहीं है, ये बड़ी चीज़ है इससे, ये छोटा है ये बड़ा है, ये तो मेरे को पता ही है पिछले ऑप्शन से। लेकिन इसमें क्योंकि एक चीज़ और लिखी हुई है तो एक बार इसको भी अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे ही सही देख लेते हैं। तो देखो tan ऑफ cot इनवर्स cot 1, ये जो हमारे पास लिखा है tan ऑफ cot इनवर्स cot 1, ज़रा सोच के देखो cot इनवर्स cot क्या होता है। cot इनवर्स cot, जैसे बेटा tan इनवर्स tan वाली ब्रांचेस चलती है जिसमें पहले x आता है और बाद में पाई के मल्टीपल्स आते हैं, चाहे ऑड चाहे इवन, x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, इस तरीके से। वैसे ही cot इनवर्स cot में भी होता है कि पहले तो x आता है और बाद में पाई के मल्टीपल्स आते हैं, और जो फाइनल आंसर आता है cot इनवर्स cot का वो 0 से पाई में आता है, 0 ओपन से पाई ओपन में। तो इसका आंसर क्या आएगा? cot इनवर्स cot 1 विल बी 1, मतलब ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है दिस इज tan 1, ये जो बेटा पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई है दिस इज tan 1। तो अगर आप थोड़े भी बेटा होशियार हैं तो आप समझ जाएंगे कि tan 1 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, इनमें सबसे बड़ा tan 1 होगा, ठीक है। क्यों tan 1 होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बच्चों एक बात ये पता है कि tan का जो ग्राफ होता है, tan का बेटा जो ग्राफ होता है दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। tan का ग्राफ जो होता है दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। 45 डिग्री पर बेटा 45 डिग्री पर tan की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 45 डिग्री के बाद जो भी आंसर होगा वो 1 से भी बड़ा हो जाएगा। साइन की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये tan 1 आपने लिखा, मतलब ये 1 क्या है? 57 डिग्री के आसपास। 45 डिग्री पे ही tan 1 हो जाता था,
तो 57 डिग्री में तो 1 के बहुत ऊपर चले जाएगा। 60 डिग्री में √3 होता है, मतलब वो 1.7 के आसपास आ जाता है। तो उस तरीके से बेटा आप समझ सकते हैं कि 57 डिग्री वाला जो एंगल होगा tan 1 के लिए, दैट विल बी द लार्जेस्ट। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी बेटा अपना इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पहला सबसे छोटा है, ये सही है, लास्ट वाला सबसे बड़ा ये भी सही है, लेकिन ये जो बीच के दोनों है ना, ये इंटरचेंज हो गए। बेसिकली ये इस यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे आना चाहिए, तब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता। तो बेटा अब 2 ऑप्शंस हमने चेक कर लिए। थोड़ा यार अपन अपना ना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम बचे हुए 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन काफ़ी सारे बेटा इसमें आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ITF के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से ITF जनरली बच्चों का कमज़ोर इसलिए रह जाता है क्योंकि टीचर्स इसमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लेक्चर्स जितने चाहिए होते हैं उतने डेडिकेट नहीं करते। आप बेटा अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर मुझे आप बताइएगा कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ पर ITF वाला चैप्टर कितने दिनों में ख़त्म हुआ था, मुझे ज़रूर आप बताना। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ बेटा हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा बेटा कहीं नहीं चलता ITF। लेकिन ITF बेटा ढंग से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों को डिफाइनिंग ही क्लियर नहीं होती। तो ज़रूर यार कमेंट्स में जितने बच्चे भी लेक्चर सुन रहे हैं मुझे बताना कि आप कहाँ पर पढ़े हैं और आपका कितना लेक्चर में ITF कंप्लीट हुआ। थर्ड ऑप्शन बेटा मुझे दिया हुआ है सिग्मा t = 1 से 5000, t = 1 से 5000, और इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स cos ऑफ 2t पाई -1, cos इनवर्स cos ऑफ 2t पाई -1, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा t = 1 से 2500, t = 1 से 2500 cot इनवर्स cot ऑफ t पाई + 2 cot इनवर्स cot ऑफ t पाई + 2 where t belongs to an integer, ये बेटा मुझे दिया हुआ है सी ऑप्शन में। अब आप जरा सोच के देखो कि यार t अगर इंटीजर है और 1 से 2500 यहाँ 1 से 5000 में वेरी कर रहा है, तो बहुत सिंपल सी ये बात तो समझ में आती है ना यार। cos ऑफ 2 पाई - थीटा, cos ऑफ 4 पाई - थीटा, cos ऑफ 6 पाई - थीटा, cos ऑफ 8 पाई - थीटा, cos ऑफ 10 पाई - थीटा, cos ऑफ 12 पाई - थीटा, सब तो cos थीटा ही होता है। cos ऑफ 2 पाई - 1, cos ऑफ 4 पाई - 1, cos ऑफ 6 पाई - 1, cos ऑफ 8 पाई - 1, भाई साहब सब तो cos 1 ही आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज सिग्मा cos इनवर्स cos 1, अंदर यहाँ बाहर लिखा है t = 1 से 5000 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? t = 1 से 2500। ध्यान से देखो cot इनवर्स cot कितने पीरियड में रिपीट होता था? पाई पीरियड में। देखो cot ऑफ पाई + 2, cot ऑफ 2 पाई + 2, cot ऑफ 3 पाई + 2, cot ऑफ 4 पाई + 2, cot ऑफ 5 पाई + 2, भाई साहब सारे तो cot 2 आएंगे। मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है? cot इनवर्स cot 2 यही आएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है वैसे यहाँ पर आएगा। बहुत आसान सी बात है। इसका पीरियड भैया 2 पाई माइनस के बाद रिपीट होता था तो वो है, यहाँ पे पाई के बाद रिपीट होता था तो वो है। बहुत ईजी है। सिर्फ जो विजुअलाइज करने की प्रोफाइल है वो आपको कठिन दी है, बाकी तो बेहद ही सरल सवाल है, बेहद सरल सवाल है। देखो cos इनवर्स cos 1 याद करो, cos इनवर्स cos क्या होता था? cos इनवर्स cos होता था y = x वाली लाइन, कब? 0 से पाई के बीच में 1 आ रहा है, मतलब कि इसका आंसर विल बी 1। ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा t = 1 से 5000 और यहाँ पर आ गया 1, केवल 1। अच्छा इधर क्या लिखा है? सिग्मा t = 1 से 2500। अंदर देखो cot इनवर्स cot 2 याद करो, cot इनवर्स cot वाली ब्रांच tan इनवर्स tan जैसे चलती थी। पहले नंबर आता था, बाद में पाई का मल्टीपल आता था, चाहे ऑड चाहे इवन। तो अगर आप इसका आंसर बोलते हैं 2 तो इसका आंसर बिल्कुल 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए था। 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आप बेटा इस बात को समझिए, कई बच्चों को, आप में से कई बच्चों को, आप 12वीं में आ गए होंगे लेकिन समेशन सॉल्व करना नहीं आता होगा। समेशन सॉल्व कैसे करते हैं? टी की एक एक करके वैल्यू रखते हैं। आप एक एक करके टी को रखते जाते हो और सॉल्व करते हो, है ना। एक एक करके आप टी को रखते जाते हो और सॉल्व करते हो। लेकिन इधर तो टी है ही नहीं,
इधर तो 1 है, इधर 2 है, t तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, यहाँ मैं बोलूँगा t की पावर 0, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, t की पावर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ देखो 1 जब डालोगे तो 1 की पावर 0, 2 डालोगे तो 2 की पावर 0, t की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, ऐसा करके 5000 की पावर 0। मैं चाहता तो देखो डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों को हवा भी नहीं लगती कि मैंने क्या बोला, इसलिए पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 कांस्टेंट है, 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर खींचो, अंदर रखोगे देखो क्या 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, और ऐसा बढ़ते बढ़ते 2500 बेटा रखोगे तो 2500 की पावर 0। तो यहाँ से बेटा देखो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, 5000 बार, तो ये लिखा है 5000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, 2500 बार, तो इज इक्वल टू 2500। तो यार ये तो सही है, 5000 इक्वल टू 5000 आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। आप देख सकते हैं बेटा डिफाइनिंग इसकी बहुत बहुत ब्यूटीफुल बेटा इसकी डिफाइनिंग है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है मतलब आपका ITF भी स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर समेशन वाली चीज़ समझ में आती है मतलब आपका सिग्मा की प्रॉपर्टीज जो सीक्वेंस एंड सीरीज में आती है बेटा वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो अपना सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब सी वाले बेटा ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन तो बहुत ही खतरनाक है। डी ऑप्शन तो बहुत ही खतरनाक है बेटा, बहुत बड़ा है डी ऑप्शन, लेकिन उसको भी करेंगे, आपको फील आ जानी चाहिए, है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने वैसा सवाल देखा नहीं होगा यार, और अगर नहीं देखा होगा तो मुझे बताना कमेंट्स में कि हाँ सर नहीं देखा था ऐसा सवाल। तो एकदम बहुत ही लंबा सा सवाल है बेटा, मज़ा आएगा आपको, है ना, देख के आपको हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा कि यार ये सर क्या लिख रहे। डी ऑप्शन, अगर ऐसा सवाल नहीं देखा होगा तो मुझे बताना यार कमेंट्स में। देखो कॉट इनवर्स, कॉट ऑफ, कोसेक इनवर्स, नहीं कोसेक इनवर्स, हाँ कोसेक ऑफ, सेक इनवर्स, सेक ऑफ, टैन ऑफ, टैन इनवर्स, बहुत लंबा सवाल है, कॉस ऑफ, कॉस इनवर्स, और इसके बाद है साइन इनवर्स, साइन 4 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। ठीक है, हंसी आ रही होगी तो बताना, ठीक है ना। आप बिल्कुल एक स्माइली भी यार ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में। काफ़ी लंबा सवाल है, और इनिशियली अगर कोई नॉर्मल बच्चा इसको देखे तो यार उसको लगे कि यार कहाँ फंस गए ये। देखो ध्यान से, अगर ऐसे वाले सवाल आपको कभी भी दिखे तो हमेशा शुरुआत इधर से होगी। ठीक है, सबसे पहले पकड़ो साइन इनवर्स साइन 4 को, साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 4 बोलो क्या होता है। साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन मतलब हर जगह डिफाइंड होता है पूरे के पूरे रियल नंबर्स में। और साइन इनवर्स साइन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो इसका आंसर विल बी, अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो पहले, पाई का इवन मल्टीपल है तो बाद में। फाइनल आंसर शुड बी बिटवीन -π/2 to π/2। तो बेटा इसको आपको पाई -4 लिखना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल है पाई का तो पहले लिखा, 4 बाद में लिखा। 3.14 में से माइनस आप बेटा जैसी 4 करेंगे तो -0.86 के आसपास आएगा, जो मेरा -π/2 से π/2 के इंटरवल में भी लाए कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो के आ गया पाई -4। अब इसके आगे क्या लिखा है, कॉस ऑफ, कॉस इनवर्स, और उसके आगे क्या आया था सॉल्व होके, पाई -4, ये आया था बेटा मेरे पास सॉल्व होके। तो देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, याद करो आसान वाले ग्राफ, जो शुरू के 6 ग्राफ थे आसान वाले, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, अगर अंदर इनवर्स फंक्शन है तो सिंपल y इक्वल टू एक्स वाली डिफाइनिंग होती है। -1 से 1 में बेटा, -1 से 1 में बस डोमेन होता है, और डिफाइनिंग y इक्वल टू एक्स होती है। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अगर लिखा है, देख लो ये -1 से 1 के बीच में, तो यार ये तो पाई -4 आएगा, y इक्वल टू एक्स डिफाइनिंग, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद टैन ऑफ टैन इनवर्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स, और टैन ऑफ टैन इनवर्स के आगे बच्चों लिखा है पाई -4 जो यहाँ पर था। टैन ऑफ टैन इनवर्स तो क्या होता है, आसान वाले ग्राफ में याद करो, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स और टैन ऑफ टैन इनवर्स हमेशा ही y इक्वल टू एक्स लाइन होती थी। टैन टैन इनवर्स और कॉट कॉट इनवर्स हमेशा क्या होती बेटा, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। तो यार ये भी क्या आएगा, ये भी पाई -4 आएगा, एकदम तुच्चा सवाल है। ठीक है, सिर्फ देख के डिफिकल्ट लग रहा है। उसके आगे सेक इनवर्स, सेक ऑफ पाई -4, सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई -4। जरा सोचो, दिमाग लगाओ,
सेक इनवर्स सेक, सेक इनवर्स सेक की डिफाइनिंग होती है कॉस इनवर्स कॉस जैसे। कॉस इनवर्स कॉस की डिफाइनिंग कैसी होती थी, याद करो बेटा याद करो। कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस की डिफाइनिंग होती थी जिसमें कि पाई का इवन मल्टीपल आता था, वो पहले भी आ सकता था और वो बाद में भी आ सकता था। याद करिए, पाई का बेटा इवन मल्टीपल आता था और वो पहले भी आ सकता था और बाद में भी आ सकता था। तो अगर बेटा मेरे पास इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं कैसे सोचूंगा, मैं आपको बोलूंगा बेटा ये सेक इनवर्स सेक का आंसर किस में होना चाहिए, 0 से पाई में होना चाहिए। सेक इनवर्स सेक का आंसर 0 से पाई में होना चाहिए और पाई बाय 2 आपका ओपन होना चाहिए, मतलब कि 0 क्लोज से पाई बाय 2 ओपन और पाई बाय 2 ओपन से पाई क्लोज। यही तो था सेक इनवर्स सेक का आपका जो बेटा रेंज आता है, सेक इनवर्स का जो रेंज आता है। तो अगर सेक इनवर्स सेक मेरे पास लिखा हुआ है पाई -4 के साथ, तो इसका आंसर बेटा जो भी आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आंसर होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। अभी क्या है, अभी तो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मैं क्या बोलूँगा, इसको आप लिख दो 2 पाई माइनस पाई -4, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 पाई माइनस पाई -4। जैसे ही आप ये बोलोगे तो ये सॉल्व होके देखो क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई -4, तो 2 पाई माइनस पाई तो पाई होता है और ये पाई +4 हो गया। क्या ये सही है क्या, मेरे हिसाब से तो गलत है। मेरे हिसाब से तो बेटा देखो ये गलत लिखा हुआ है। अगर आप 2 पाई माइनस पाई -4 लिखोगे तो देखो 2 पाई माइनस पाई तो पाई आ गया और माइनस ऑफ माइनस पाई +4 आ गया। आखिर सेक इनवर्स क्या कभी पाई +4 7 आंसर दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, ये गलत है, ये गलत है। अब क्या सोचूंगा, अब मैं सोचूंगा क्या इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, पाई -4 माइनस 2 पाई, ऐसा लिखूं क्या, क्या इससे मेरे पास आंसर आएगा क्या। आपको ये सिर्फ सोचना पड़ेगा, आपको बेटा पेपर में ये सब सोचना पड़ेगा। क्या ये करने से आंसर आएगा, तो देखो पाई और -2 पाई करूंगा तो माइनस पाई और -4, ये भी नहीं है आंसर, ये भी मेरा गलत हो रहा है। अब मैं इसमें बेटा क्या सोचूंगा, ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से देखना, याद करो बेटा, आप इस बात को याद करो। कॉस इनवर्स कॉस की जो ब्रांच होती थी, कॉस इनवर्स कॉस की ऐसी ब्रांचेस होती थी, कॉस इनवर्स कॉस की ऐसी ब्रांचेस होती थी। ये y = x वाली लाइन होती थी, ये y = -x वाली लाइन होती थी और -x वाली लाइन चलती थी 0 से -पाई तक, 0 से -पाई तक चलती थी। ये देख लो, ये तो उसी के बीच में, मतलब कि इसका आंसर -x वाली ब्रांच में आना चाहिए। तो जो मेरे पास सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई -4 लिखा है, बेसिकली इसका आंसर अगर -x वाली ब्रांच का आना चाहिए तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 - पाई। जरूरी नहीं है, मैं इससे आपको बेटा ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही इवन मल्टीपल कर दो, आपको बेटा ब्रांचेस बनानी आनी चाहिए। आप अगर ब्रांचेस बनाने में कंफर्टेबल हैं तो आपका कभी भी कोई भी सवाल अटकेगा ही नहीं। इस बात को आप जितना जल्दी बेटा रियलाइज करें उतना अच्छा है। तो सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई -4 विल बी 4 - पाई, ये भी हो गया। उसके बाद कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ, अच्छा कोसेक इनवर्स कोसेक ऑफ क्या लिखा है, 4 - पाई। आप जरा सोच के देखो बेटा, कोसेक इनवर्स कोसेक कैसे चलता है, जैसे साइन इनवर्स साइन चलता है, और साइन इनवर्स साइन में पाई का ऑड मल्टीपल पहले, पाई का इवन मल्टीपल बाद में, और 0 से पाई बाय 2 तक तो y = x वाली लाइन चलती थी। जरा सोचो 4 - पाई क्या है, 4 - पाई इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 0.86। तो बेटा अगर ये 0.86 है तो यार ये 1.57 तक तो y = x वाली लाइन चलती थी, तो ये भी क्या आएगा, 4 - पाई आएगा, सिंपल y = x वाली लाइन। लास्ट में कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 4 - पाई, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 4 - पाई। अगेन इसमें भी याद करो बेटा, tan इनवर्स tan की देखो डिफाइनिंग कैसी होती थी। बिल्कुल भी बेटा कभी भी डाउट आए तुरंत बेटा ग्राफ खींचो। tan इनवर्स tan की डिफाइनिंग ऐसी होती थी, ये आपके पास आता था बेटा, देखो ये -π/2 है, ये π/2 है, और उसके बाद -π/2 से π/2 में बेटा ये y = x वाली ब्रांच थी, -π/2 से π/2 में y = x वाली ब्रांच थी, और इनमें ओपन रहता था, इनमें बेटा ओपन रहता था, और ये इस तरीके से पैरेलल लाइंस बनती थी। ऐसे बेटा देखो ध्यान से, पैरेलल लाइंस बनती थी आपके पास। तो आपके पास ये जो 4 - पाई आ रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.86 मतलब कि इधर पे कहीं पे आएगा, ये इस वाली ब्रांच में y = x वाली ब्रांच में ही लाई करेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 4 - पाई। इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, 4 - पाई। मतलब कि इसके जो चारों ही ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में बेटा सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है। देख लो 4 - पाई दिया हुआ आंसर, ये डी ऑप्शन भी बेटा अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको बेटा इस एक सवाल में बहुत ही मजा आया होगा और आपने 100% बेटा कुछ ना कुछ नया सीखा भी होगा।
सो बेटा देखो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है हमारा बच्चों, अगला जो सवाल हमको दिया हुआ है दैट इज इफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5, इफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9, और बीटा हमको बेटा दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 प्लस cot इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो आपको बेटा बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सेकेंड ऑप्शन बेटा हमारे पास है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, थर्ड ऑप्शन है बेटा हमारे पास अल्फा इज लेस देन बीटा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। ये बच्चों मुझे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से बेटा आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए अगर हम सबसे पहले अल्फा निकालें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, ये होता है हमारे पास, और इसके साथ प्लस tan इनवर्स 7/9 तो वैसे का वैसा ही है, ये तो सेम है। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ गया कि यार अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 5 माइनस 3 2/16, क्या इस 2/16 को मैं डायरेक्टली 1/8 लिख दूँ क्या? और प्लस tan इनवर्स 7/9 वैसे का वैसा ही है। अच्छा एक चीज़ याद रखो, जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y करते हैं, जब भी बेटा हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y करते हैं उस वक्त बेटा कोई भी, आप इस बात को समझिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करते हैं तो हमें चेक करना होता है कि क्या xy 1 से बड़ा तो नहीं है। अगर xy 1 से बड़ा हो जाता है तो एक पाई का टर्म ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, ये वाली बेटा चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 9 और 7 8 56, देखो 9 इंटू 1 9 और 7 8 56, तो 9 प्लस 56 लिख देते हैं। अच्छा उसके बाद 9 8 72, तो इसके LCM के साथ कटेगा तो वो नहीं लिख रहा हूँ। 9 8 72 माइनस 7, 72 माइनस 7, और ये नीचे 72 और ऊपर 72 तो गया। तो ये बेटा मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स 56 और 9 65/65, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। तो अल्फा जो आपके पास बेटा एंगल है, अल्फा वाला एंगल तो आ गया π/4, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीटा की, अब बेटा अपन बात करते हैं बीटा एंगल की। तो अगर हम बीटा एंगल की बात करें तो बीटा इज, देखो एक चीज समझो, याद करो बेटा, cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x if x इज पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव होता है तो cot इनवर्स x इज पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको बेटा डायरेक्टली मैं यहीं पर tan इनवर्स 7/24 लिख सकता हूँ। जो cot इनवर्स 24/7 लिखा है उसे मैं डायरेक्टली tan इनवर्स 7/24 लिख सकता हूँ। तो देखो tan इनवर्स a या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, तो 1 माइनस XY मतलब 2/11 इंटू 7/24, ये आएगा मेरे पास। और उसके साथ बेटा प्लस tan इनवर्स 1/3, तो एज इट इज, ये तो एज इट इज। अच्छा 24 इंटू 11 कितना होता है, 24 इंटू 10 240 और 24 264, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखो आपके पास आएगा tan इनवर्स
24 इंटू 2 48 प्लस आपके पास आ जाएगा 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये वाला 11 इंटू 24, ये 264 इससे कटेगा, 11 इंटू 24 264 माइनस 2 इंटू 7 14, बाकी 264 से 264 तो गया, प्लस आ गया बेटा tan इनवर्स 1/3। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये जो xy है, ये xy बेटा 1 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर भी पाई का एक एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आया दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 48 और 77, 40 और 70 110 और 15 125 अपॉन 264 में से बेटा 14 गया 250 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो यार ये tan इनवर्स 125/250 को क्या मैं यहाँ पर ही करेक्ट करके यार tan इनवर्स हाफ लिख लूँ क्या? एक ही बात है ना। तो अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा मेरे पास। और क्योंकि ये एक्स वाई 1 से छोटा है तो पाई का एडिशन नहीं होगा। तो बेटा यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स 3 प्लस 2 5, 5/6 और ये 6 तो कटेगा और 6 माइनस 1 5। आप देख सकते हैं ये भी π/4 आ रहा है, ये भी बेटा π/4 आ रहा है, अल्फा भी π/4 था, बीटा भी π/4 है। इसका मतलब ऑप्शन ए बेटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये अपना करेक्ट आंसर है। सो बेटा इस सवाल के बाद अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको यार ये सवाल अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और हम जितने ज़्यादा यार क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको आईटीएफ में कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा से आएगा। और अपने सिलेबस को लेके बेटा आप निश्चिंत रहो, अपन ने ज़रूर थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, लेकिन ख़त्म बेटा अपन बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे, है ना। आपको बिल्कुल बेटा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जेई का जो पेपर होता है उसमें खास बात यही होती है कि यार आपको जो भी आता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। जेई का पेपर बेटा बहुत कंसेप्चुअल होता है, तो आपको जो भी आता है वो बहुत बढ़िया से आना चाहिए, सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। सवाल है इवैल्यूएट, आपको बेटा इवैल्यूएट करना है कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2/3, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2/3 माइनस कॉस इनवर्स √6 + 1 अपॉन 2√3। ये सवाल है, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2/3 माइनस कॉस इनवर्स √6 + 1/2√3। ठीक है। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर आपने तो कॉस इनवर्स में हमको पढ़ाया ही नहीं कुछ, ये तो पता नहीं क्या क्या आपने लिख दिया, ये सब तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। एंगल 9 के मेरे को एंगल पता है। तो मैं आपको बेटा बोलूँगा कि थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको अगर तुम एंगल ए बोलते, अगर इसको बेटा तुम एंगल ए बोलते तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता? कॉस ए का वैल्यू √2/√3 आता, कॉस ए का वैल्यू बेटा √2/√3 आता। चाहो तो के का मल्टीपल लगा लो टेक्निकली करेक्ट होने के लिए। और यहाँ से बेटा आपके पास ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? सोचो, ध्यान से सोचो, 3 - 2 1 आएगा ना। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तभी तो 1 आएगा, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तभी तो √3 आएगा। तो आपके पास बेटा tan इनवर्स में क्या आ जाएगा? दिस इज बेसिकली tan इनवर्स 1/√2। मेरे को cos इनवर्स में आंसर नहीं पता, लेकिन tan इनवर्स में तो पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। माइनस, अच्छा इधर देखो, अगर इस एंगल को b मानोगे, लेट अस सपोज आपने इस एंगल को b माना, ट्राइंगल बनाओगे, बोलो cos b क्या है? cos b इज √6 + 1/2√3। cos b इज √6 + 1/2√3। तो अगर ये मेरे पास आ रहा है तो ज़रा सोचो बेटा ये क्या होगा? ये वाला साइड अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब 4 3 = 12 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 6 और 1 7 और 2√6, तो -2√6 भी होगा। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है? tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ 12 - 7 अंडर रूट ऑफ 5 - 2√6 अपॉन √6 + 1, ये आ रहा है मेरे पास। अब बेटा इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ये सब बचपन में हम पढ़ के आए हैं। बचपन में बेटा हम पढ़े हैं अंडर रूट ऑफ 5 - 2√6 जो होता है, अंडर रूट ऑफ 5 - 2√6, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 × √3 × √2। देख लो,
√3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 माइनस 2 √6, यही तो लिखा है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर रूट ऑफ √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, √3 माइनस √2 निकलेगा। तो बेसिकली देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर तुमको नहीं आता था तो मैंने सिखा दिया। tan इनवर्स 1/√2, इधर देखो माइनस tan इनवर्स, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 माइनस √2 आएगा, क्योंकि ये इसका अंडर रूट लगा है ना, इसका अंडर रूट लगा है। देखो ये सॉल्व करके निकलेगा क्या, √3 माइनस √2, और अपॉन क्या है 1 प्लस ये जो √6 लिखा है इसको क्या मैं √2 इंटू √3 लिख लूँ, थोड़ा सा जमा के लिखा हूँ, ये 1 प्लस √6 को √2 इंटू √3। तो यहाँ से बेटा आपके पास लिखा है tan इनवर्स 1/√2 माइनस, अंदर देखो बहुत ध्यान से समझना, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, फिर बोल रहा हूँ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। देखो जिसको थोड़ा डाउट हो रहा हो वो √2 इंटू √3 ना लिख के √3 इंटू √2 लिख लो, बात तो एक ही है। x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यही होता है। तो दिस इज बेसिकली tan इनवर्स 1/√2 माइनस अंदर गया माइनस tan इनवर्स √3 माइनस अंदर गया प्लस tan इनवर्स √2, ठीक है। और बच्चों याद करिए cot इनवर्स x होता था tan इनवर्स 1/x, अगर x पॉजिटिव होता था, cot इनवर्स x होता था tan इनवर्स 1/x। तो क्या इस tan इनवर्स 1/√2 को मैं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए यहीं पर cot इनवर्स √2 लिख दूं क्या यार, कोई दिक्कत थोड़ा ना है इसमें, cot इनवर्स √2 लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/√2 इज cot इनवर्स √2। तो यहाँ से बेटा देखिए cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2, ये हो गया π/2 और माइनस tan इनवर्स √3, माइनस बेटा आ गया tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि tan ऑफ 60 डिग्री √3 होता है। तो ये आपके पास आ गया π/2 माइनस π/3। सॉल्व करेंगे 3π माइनस 2π, π/6। सॉल्व करते ही बेटा आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी π/6, ठीक है ना। काफ़ी बेटा बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है खास तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चों अपन एक लास्ट अपन बेटा क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। एक आखिरी बस मैं आपको सवाल और कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सफलता मिलेगी बेटा, बिना प्रैक्टिस के सफलता नहीं मिलेगी। केवल हम थ्योरी अगर पढ़ते रह जाएंगे ना तब भी नुकसान हो जाएगा हमारा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है यार। एक आखिरी अपन सवाल और करते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास बेटा नेक्स्ट सवाल हमारा लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे बोल रहा है tan इनवर्स 1/2 tan 2a, tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a, tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a फॉर एंगल a बिटवीन 0 to π/4, फॉर एंगल a बिटवीन 0 to π/4। आपको बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। आप भी अगर चाहें तो वीडियो को यार पॉज करके थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, और अगर नहीं बनता तो आप इंतज़ार करें, हम आपके लिए अभी सॉल्व कर देते हैं इसको। तो हमारे पास देखिए बेटा एंगल ए जो है, एंगल ए जो है बेटा वो 0 से π/4 में है। एंगल ए जो है वो बेटा मुझे दिया हुआ है 0 से π/4 में, 0 से 45 डिग्री में। ज़रा कॉट का ग्राफ बोलो क्या होता है, देखो कॉट के टर्म्स है ना, कॉट का ज़रा मुझे आप ग्राफ बताओ। 0 से आप अगर पाई के बीच में बात करोगे ना, ये π/2 वाली लाइन है, कॉट का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, और यहाँ से फिर डिक्रीजिंग होता है ऐसा, इस तरीके का बेटा ग्राफ आता है कॉट का। तो ये बात तो मैं बोल सकता हूँ कि 0 से लेकर π/4 तक, 0 से लेकर π/4 के बीच में बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, कॉट हमेशा ही 1 से बड़ा है। देख लो आप 0 से π/4 अगर आप बोलोगे
तो कॉट ए जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। 0 से π/4 में कॉट ए इज ग्रेटर देन 1। अच्छा इसको देखो, आप ये बेसिकली सवाल लिखा क्या है, tan इनवर्स 1/2। tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस, अच्छा इन दोनों को पकड़ो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और जो बात यहाँ पर समझने की है, जिसमें अक्सर बच्चों से गलती होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अगर कॉटे 1 से बड़ा है तो बच्चों कॉट की पावर 4a भी 1 से बड़ा होगा। और अगर एक्स वाई वाला टर्म 1 से बड़ा होता है तो याद करो पाई वाला टर्म जुड़ता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, पाई वाला टर्म जुड़ता है। अगर एक्स वाई वाला टर्म 1 से बड़ा होता है तो पाई वाला टर्म ऐड होता है। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 गया, दिस इज tan इनवर्स tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे बच्चों, कॉट ए निकालो बाहर, अंदर बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन, इन दोनों में से देखो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पकड़ोगे, ध्यान से देखना जो लिख रहा हूँ, इसको 1 का स्क्वायर लिख लो और कॉट की पावर 4 को लिख लो कॉट स्क्वायर का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ है। और इन सब के साथ पाई तो लिखा ही है। तो यहाँ से बेटा आ गया tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और इसके बाद बेटा अगर मैं अंदर देखूँ तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो गया, दिस इज tan इनवर्स, यहाँ देखो कॉट ए को लिख लो 1 बाय tan a, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में तो कोई लफड़ा नहीं है नॉट डिफाइंड का। तो अच्छा 1 माइनस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 बाय tan स्क्वायर है, ऐसा लिख लेंगे, और प्लस पाई वैसे का वैसा ही है। तो tan इनवर्स tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स, ध्यान से देखना बेटा, tan स्क्वायर a माइनस 1 और tan स्क्वायर a घूम के ऊपर गया, तो tan स्क्वायर a से tan a कटेगा। डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, tan a बाय tan स्क्वायर a माइनस 1 डायरेक्टली लिखा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा प्लस पाई। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं कि यार अगर आप देखो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, याद करो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन है, माइनस tan इनवर्स एक्स आता था। प्रॉपर्टी लिखाई है, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स में माइनस एक्स डालने पे माइनस ऑफ दैट फंक्शन हो जाता है। कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में, जैसे कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो जरा सोचो कि ये जो tan स्क्वायर a माइनस 1 लिखा है, अगर मैं इसमें से माइनस साइन बाहर खींच लूँ, अगर मैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर a लिख लूँ और माइनस साइन बाहर निकाल दूँ तो चल जाएगा। और जैसे ही बेटा मैंने ये किया, देख लो आप, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, पाई। बच्चों से अक्सर गलती यही होती है कि बच्चे इसका आंसर, इवैल्यूएट का आंसर बेटा 0 दे देते, क्योंकि वो ये पाई जोड़ना भूल जाते हैं। तो अगर बेटा आप पाई जोड़ेंगे नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर 0 नहीं है बेटा, इसका आंसर है पाई, ठीक है। फाइनल आंसर इज पाई, ठीक है बच्चों। तो 4 सवाल 5 सवाल करने के बाद जो लास्ट एक थ्योरेटिकल टॉपिक है उसका एक पोर्शन मैं आपको अभी करा देता हूँ, बचे हुए पोर्शन में आपको कल कराऊंगा। टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सिंप्लीफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो पहला है मेरे पास बेटा, जो फर्स्ट है वो है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों और ट्रांसफॉर्म करना है। अब पहले मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके लिए डिराइव करूँगा, ठीक है। इसका बेटा जो रिजल्ट होता है, इसकी 3 ब्रांचेज हैं,
इसकी 3 ब्रांचेज हैं जो बहुत काम की, ठीक है ना। देयर आर 3 ब्रांचेज बेटा जो बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत काम की हैं। पहली ब्रांच है -π-2 tan इनवर्स x, ये होती है ब्रांच अगर x -1 या उससे छोटा होता है। बीच वाली ब्रांच होती है बेटा 2 tan इनवर्स x अगर x -1 से 1 के बीच में होता है। और लास्ट ब्रांच होती है बेटा लास्ट ब्रांच होती है π-2 tan इनवर्स x अगर x 1 या उससे बड़ा होता है। ये बेटा हमारे पास ब्रांचेस होती है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं। -1 या उससे छोटे में बिल्कुल सही है, -π-2 tan इनवर्स x। -1 से 1 के बीच में 2 tan इनवर्स x बिल्कुल मैंने सही लिखा है। और 1 या उससे बेटा बड़े में π-2 tan इनवर्स x बिल्कुल बेटा करेक्ट है। और आप अगर इसका ग्राफ भी देखेंगे ना, आप बच्चों अगर इसका ग्राफ भी ध्यान से देखेंगे तो इसका ग्राफ, क्योंकि ये साइन इनवर्स फंक्शन है, तो साइन इनवर्स फंक्शन हमेशा ही -π/2 से π/2 में होता है। साइन इनवर्स का बेटा जो फंक्शन होता है वो हमेशा ही -π/2 से π/2 में होता है। और आप देखिए ग्राफ बदल रहे हैं 3 पॉइंट पे, -1 पे और 1 पे, 2 पॉइंट्स पे आपके ग्राफ बदल रहे हैं। ये -1 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है। आप अगर इसका ग्राफ बेटा देखेंगे, इसका ग्राफ ऐसा है कुछ, ये याद रहना चाहिए बेटा, ये याद आपको रहना चाहिए। ये इस तरीके के यहाँ पे है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं, ऐसा ये बेटा ग्राफ है आपके पास, ठीक है। ये ऐसा इंक्रीज हो रहा है, देखो ये ऐसा, ये इधर ऐसा है, फिर यहाँ पर इसके बाद बेटा ये ब्रांच ऐसा है, और इसके बाद यहाँ पर बेटा अगर आप ब्रांच देखोगे तो ऐसा है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है बेटा, ये ऐसा, फिर ऐसा इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। ये इस तरीके से बेटा ये आपके पास इसका ब्रांच आएगा। इसको मैं समझा भी देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो ये वाली लाइन है y = π/2, ये लाइन है y = -π/2। ये आज का लास्ट अपना बेटा टॉपिक रहेगा। ऐसे तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए, करवा भी दूंगा मैं याद। लेकिन फिलहाल हम बेटा समझते हैं कि ये आया कहाँ से, ठीक है। ये आया कहाँ से, तो ये समझने के लिए आपको पिछली सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से बेटा आपके जहन में होनी चाहिए। आप समझिए, जब फंक्शंस एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, फंक्शंस बेटा मैंने आपको एक फंक्शन बताया था 2x/1 + x²। और ये जो 2x/1 + x² मैंने आपको बताया था बच्चों, इसका डोमेन आया था ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और इसका बच्चों जो रेंज आया था, मैंने बोला था कि x को आप tan थीटा रखिए, 2 tan θ/1 + tan² θ sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसका रेंज आएगा -1 से 1, क्योंकि tan थीटा की आप इसमें सारी वैल्यूज रख सकते हैं। डोमेन इसका आ जाएगा x = ऑल रियल नंबर्स। जब आप tan थीटा रखेंगे x को, तो आपको ये इंश्योर करना है कि थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना हो। ये सब मैं आपको बताया हूँ। इसका रेंज आता है -1 से 1 इस वाले का। और जो एक और फंक्शन था, याद करो, एक और फंक्शन था 1 - x² / 1 + x², उसका रेंज आता था -1 ओपन से 1 क्लोज्ड। वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज हम ये वाला पढ़ते हैं। डोमेन मैंने लिख दिया, रेंज मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2x/1 + x² है, ये जो 2x/1 + x² है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? इसकी वैल्यूज जा रही है -1 से लेकर 1 तक। तो अगर इसकी बेटा वैल्यूज -1 से लेकर 1 तक जा रही है, तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है? -1 से 1। साइन इनवर्स जा रहा है -1 से 1। मतलब ये जो ओरिजिनल सवाल है, इस ओरिजिनल सवाल का डोमेन क्या है? इस ओरिजिनल सवाल का बेटा डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि आप x जो चाहो वो रख सकते हो, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रेंज है, इस ओरिजिनल सवाल का रेंज क्या आएगा? ये अगर -1 से 1 में जाएगा, उसका साइन इनवर्स लूंगा, तो इसका रेंज आएगा बच्चों -π/2 से π/2। जो आपको दिख भी रहा है कि -π/2 से π/2 सारी ही वैल्यूज ले रहा है, ठीक है ना। देख लो, ये ग्राफ बेटा सारी वैल्यूज ले रहा है -π/2 से π/2 में। इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज। तो इस सवाल की मैंने आपको डोमेन बता दी, रेंज बता दी। अब आप मुझे बेटा एक चीज बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि x को आप tan थीटा रखो, x को आप रखो tan थीटा, तो अगर आप बेटा x को tan थीटा रखोगे, तो आपको बेटा क्या चीज पता है? आपको ये पता है कि थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। अगर आप x को tan थीटा रखेंगे, इसका मतलब थीटा क्या होगा? tan इनवर्स x। तो थीटा कहां से कहां मूव करेगा?
थीटा बच्चों मूव करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज तो -π/2 से π/2 ओपन होती थी, तो थीटा यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अच्छा 2 थीटा कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 2 थीटा, अगर थीटा -π/2 से π/2 में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 थीटा -π से π में मूव करेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल आएगा मेरे को। 2 थीटा जाएगा -π से π। तो यहाँ से बेटा मेरे पास जो चीज़ आ रही है, यहाँ से बेटा मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स। जैसे ही आप x को tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा मेरे पास साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आपके पास लिखा हुआ है, तो जरा आप सोच के देखिए कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन क्या होता था बेटा? साइन इनवर्स साइन की 3 ब्रांचेज होती थी। साइन इनवर्स साइन की बच्चों 3 ब्रांचेज होती थी। याद करो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कैसा होता था, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर हम साइन इनवर्स साइन का ग्राफ याद करें तो ये इसका बेटा पहला ब्रांच होता था -π/2 से लेकर π/2 तक, ये π/2 है। ये वाला आपका ब्रांच -π/2 है। इसके बाद ये बेटा आपका ऐसा डिक्रीजिंग लाइन होता था, ये इसको पाई पर कट करता था। और इस तरीके से ये वाला भी बेटा लाइन होता था, ये इसको -π पर कट करता था। आपका देखो डोमेन, आप बेटा अगर बोलेंगे कि आपका ये 2 थीटा जो है, ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, ये जो बेटा 2 थीटा है उसमें क्या होता था? साइन इनवर्स साइन x होता था, उसमें साइन इनवर्स साइन x होता था। तो वो क्या क्या आता था? वो या तो x आता था, वो या तो आपके पास ये वाली लाइन कौन सी है? π-x है। ये वाली लाइन कौन सी है? -π-x है। वही तो मैंने ब्रांचेस लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो ब्रांचेस लिखी है वैसी तो लिखी है। देखो साइन इनवर्स साइन x होता था, आप अपने दिमाग में x पकड़ो लेकिन लिखा क्या है? 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन x में पढ़ा हूँ लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है? 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन x क्या होता था? y = x। तो यहाँ पर क्या आएगा? y = 2 थीटा वाली लाइन। साइन इनवर्स साइन x इधर पर क्या होता था? इधर पर तो ये होता था π-x। तो ये बेटा मैंने आपके लिए लाइन लिख दी π-2 थीटा। अच्छा यहाँ पर क्या होता था? साइन इनवर्स साइन x -π-x, मतलब कि -π-2 थीटा। ब्रांचेस देखो साइन इनवर्स साइन x x कब होता था? जब x -1 से 1, जब x आपका कहाँ से कहाँ होता था? -π/2 से π/2 में। जब x -π/2 से π/2 के बीच में होता था तो साइन इनवर्स साइन x क्या होता था? y = x। मतलब कि 2 थीटा जो होगा, 2 थीटा यहाँ पर बेटा कहाँ से कहाँ होगा? 2 थीटा अगर मैंने लिखा है तो 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। 2 थीटा बच्चों बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसको अपन थोड़ा सा यार मिटाते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखो थीटा अगर -π/2 से π/2 में है तो 2 थीटा आएगा -π से π में, ठीक है ना। इसको ऐसा अपन लिख देते हैं। तो आप इसको बेटा ये समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, डेरिवेशन ऐसा हमारे काम का नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। साइन इनवर्स साइन x होता था x, जब x होता था -π/2 से π/2। तो ये 2 थीटा है तो 2 थीटा होगा -π/2 से π/2। उसके बाद ये होता था -π-x, जब ये -π/2 से -π के बीच में होता था। तो ये -π-2 थीटा कब होगा? जब 2 थीटा विल बी किससे छोटा होगा? -π से -π/2 के बीच में, -π से -π/2 के बीच में। देखो ध्यान से, -π क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने -π यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन -π/2 को मैंने इंक्लूड किया। π-2 थीटा कब होता था? π-2 थीटा π/2 से π के बीच में, जब 2 थीटा π/2 से π के बीच में होगा, π से छोटा और π/2 या उससे बड़ा, यह हमारे पास आएगा। यहाँ पर देखो मैंने ओपन रखा है मैंने यहाँ पे। तो बेटा 2 थीटा जो मैंने लिखा, इसका मतलब अगर 2 थीटा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? थीटा -π/2 से π/4। यहाँ पर भी देखो थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? π/4 से, यहाँ पर -π/4 से π/4। और यहाँ पर भी देखो थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? π/4 से π/2, ठीक है ना। थीटा देखो, थीटा का मूवमेंट कहाँ है? -π/2 ओपन से π/2 ओपन तक। -π/4 पे इसकी वैल्यू ये आ रही है या ये आ रही है या ये आ रही है।
ये वही तो ब्रांचेज है। देखो थीटा क्या है, थीटा आपने देखो क्या माना है, थीटा आपने कहाँ लिखा है यार, ये रहा थीटा क्या है, tan इनवर्स x है ना। अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स x सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो यही तो लिखा है -पाई -2 tan इनवर्स x। देख लो, थीटा सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो 2 tan इनवर्स x, वही तो है। थीटा सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो पाई -2 tan इनवर्स x, वही तो है। और आपने जो देखो थीटा की ब्रांचेस भी लिखी, तो थीटा अगर बेटा आप बोल रहे हो कि थीटा tan इनवर्स x था, थीटा अगर बेटा tan इनवर्स x था, तो जरा सोचो अगर आप x निकालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या यही आंसर नहीं आ जाएगा क्या जो दिया हुआ है। सोच के देखो, अगर मैं हर जगह बेटा थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख दूं, अगर मैं हर जगह बच्चों देखो ध्यान से tan इनवर्स x लिख दूं, हर जगह मैंने tan इनवर्स x लिख दिया, तो अगर tan इनवर्स x -π/2 से -π/4 तक है, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, -1 या उससे छोटा, ये तो ∞ है, x आ जाएगा -1 या उससे छोटा, वही तो लिखा है। यहाँ पर देखो x क्या आ जाएगा, -1 से 1, वही तो लिखा है। यहाँ पर बेटा x क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा और ∞ से छोटा, वही तो लिखा है। सेम चीज़ है बेटा, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग करी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी डिफाइनिंग करी है। मुझे जो याद होना चाहिए, मुझे याद क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स है, डोमेन ऑल रियल नंबर है। अगर ऑल रियल नंबर का डोमेन है, साइन इनवर्स ले रहा हूँ तो -π/2 से π/2 में जाएगा। और जो ब्रांचेस होंगी वो ब्रांचेस कैसी होंगी, -π -x वाली और π -x वाली, जैसी इसमें ब्रांचेस होती थी, -π -x वाली, x वाली और π -x वाली। इसको बेटा मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत ढंग से याद भी कराऊंगा, पूरी चीज़ याद भी कराऊंगा, ठीक है। इसको हम एक बार रिकैप भी ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप बस ये समझो, देखो ये जो 2 tan इनवर्स x है, अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे पहला तो 1/1 + x² आएगा, इंक्रीजिंग होता है, देखो इंक्रीजिंग है। ये देखो -1 से लेकर 1 तक इंक्रीजिंग है, -1 से 1 तक इंक्रीजिंग है। इनका जब आप डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि आगे माइनस साइन लगा है, ये डिक्रीजिंग होगा। इसमें भी देखो आगे माइनस साइन लगा है, डेरिवेटिव करोगे डिक्रीजिंग होगा। ये देख लो डिक्रीजिंग है, ये देख लो डिक्रीजिंग है। आपका ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपका बेटा देखो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पूरे हिस्से में ये दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये वाला जो पूरा मैंने पोर्शन बताया है वो बहुत ही बढ़िया से बेटा समझ में आया होगा। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में अगले लेक्चर में भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो विद दिस हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। कई सारे हमने सवाल भी किए, इस तरीके की हमने थ्योरी भी की। तो बस बेटा कुछ लेक्चर्स और बचे हैं ITF के, उसके बाद हमारा ITF वाला भी पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। एंड आई होप कि आप बेटा घर पे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपना एक बहुत ही बेटा अच्छा सा पॉजिटिव सा कमेंट मुझे शेयर करिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपको इसी तरीके से यूट्यूब में पढ़ाने के लिए। एंड ज़रूर बेटा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल पाएँ और सारा का सारा होमवर्क भी आपको उसमें मिल पाए। थैंक यू।